चलिए, तो जो साम्यावस्था में हमारा जो टॉपिक चल रहा था अम्ल क्षार से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं, तो उन्हीं अवधारणाओं में से एक जो बचा हुआ है लुईस की अवधारणा, वो पहले देख लेते हैं हम लोग। लुईस तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ब्रोस्टो-लॉरी जो है उसके सिद्धांत में जो अम्ल और क्षार के लिए जो सिद्धांत दिया था उसमें स्पष्टता नहीं है, स्पष्टता की कमी है। जैसे आर्हीनियस का जो सिद्धांत था उसमें व्यापकता की कमी थी, तो उस व्यापकता को लाने के लिए ब्रोस्टो-लॉरी ने एक नया सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें स्पष्टता की कमी है। समझ में नहीं आता कि कौन प्रोटॉन दान करेगा और कौन प्रोटॉन ग्रहण करेगा, इसका उल्लेख नहीं है उसमें, स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो उस अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए लुईस महोदय जी ने एक नया सिद्धांत दिया, लुईस की अवधारणा जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसके अनुसार से क्षार वह स्पीसीज होता है। आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, स्पीसीज मतलब बताया था अणु, परमाणु या आयन, ठीक। तो क्षार एक ऐसा स्पीसीज होता है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने वाला जो स्पीसीज होता है, अणु, परमाणु या आयन होता है, वो सब क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। और इसका उल्टा हो जाएगा, अम्ल जो होता है एक ऐसा स्पीसीज होता है, अणु, परमाणु या आयन होता है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? वो ग्रहण करता है, ठीक है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाला स्पीसीज कहलाएगा क्षार, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला जो स्पीसीज होता है वो कहलाता है क्या? अम्ल कहलाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट है। जब अभी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को जब दर्शाएंगे विभिन्न यौगिकों में, तो पता चल जाता है कि वास्तव में वो यौगिक जो है वो क्या करने वाला है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाला है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को वो ग्रहण करने वाला है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखिए। NH3 व BF3 में देखते हैं। तो आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, उसके हिसाब से उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में क्या किया है? एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया हुआ है, और ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ करके, ठीक है कि नहीं, काय का निर्माण किया हुआ, अमोनिया का निर्माण किया हुआ है। ये आप लोगों को अमोनिया की संरचना जो था उसमें भी आपको बता दिया गया है। उसी प्रकार से हम बोरान में देख लेते हैं। बोरान जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 5, यानी इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, ठीक है। 5 है तो ये हो गया 2 और 3, ये 7 वाला था तो ये था 2 और 5, ठीक। तो यहां पर बोरान जो है वो फ्लोरीन के 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी फ्लोरीन के 3 परमाणु के साथ में ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से ये BF3 का निर्माण किया है। तो यहां पर जो अमोनिया आप लोगों को दिख रहा है, इसमें इसका अष्टक पूरा है, इसका अष्टक जो है वो पूरा है। इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके संयोजी कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक ये लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये सहसंयोजी बंध में भाग नहीं लिया इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर सहसंयोजी बंध में भाग ले रहा है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहां पर क्या होगा, जो NH3 जो होगा
वो अपना ये लोन पेयर है उसको क्या करेगा, दान करेगा। क्योंकि ये बोरान यहां पर दिख रहा है, इसमें संयोजी कोष में अभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या है, आवश्यकता है। यानी सीधी सी बात है, यहां पर नाइट्रोजन जो है, अमोनिया का जो नाइट्रोजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा और बोरान क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से NH3 जो होगा वो क्या होगा जी, लुईस क्षार होगा, और BF3 जो है क्या होगा, लुईस अम्ल होगा। इस प्रकार से आप किसी भी अणु, परमाणु या आयन है, आप उसका जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थिति को उसमें दर्शाएंगे, लुईस उसका प्रतीक बनाएंगे, लुईस संरचना उसको बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वो क्या है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा कि लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। अगर उसके संयोजी कोष में आप लोगों को ऐसा एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म दिखेगा तो समझ लेना वो लुईस क्षार है, और अगर कमी नजर आएगी तो समझ लेंगे कि वो क्या है, वो लुईस अम्ल होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर ये जो सिद्धांत है वो बाकी दो सिद्धांतों से बहुत ज्यादा स्पष्ट है। इसमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि कोई भी अणु, परमाणु या आयन जो है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा कि वो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से ये हुआ अम्ल और क्षार से संबंधित हमारा विभिन्न अवधारणाएं। अब यहीं पे साथ ही साथ में हम लोग करेंगे पीएच पैमाना। इसको छोटे क्लास में आपने पढ़ लिया है पहले से, 9th 10th की क्लास में आपने पीएच के बारे में पढ़ा था, पीएच पैमाना, ठीक है कि नहीं भाई। हाइड्रोजन पैरामीटर, हाइड्रोजन पैरामीटर। तो हाइड्रोजन पैरामीटर जो है एक ऐसा पैरामीटर होता है, एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी पदार्थ जो होता है या विलयन होता है, पदार्थ या फिर विलयन होता है, उसकी प्रकृति को जानते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग छोटे क्लासों में जान चुके हो कि जिस विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जिनका पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये पीएच स्केल के द्वारा, पीएच पैरामीटर के द्वारा हम लोग किसी भी पदार्थ या विलयन होता है उसकी क्या करते हैं, प्रकृति को जानते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का होगा, कि क्षारीय प्रकृति की होगी या फिर उदासीन प्रकृति की होगी। तो आखिर होता क्या है पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाने का जो उपयोग जो है ये H+ आयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन जब बनाते हैं, उस पदार्थ के जलीय विलयन में से प्राप्त होने वाला जो H+ आयन होता है उसकी सांद्रता को मापने वाला एक पैमाना होता है पीएच पैमाना। इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो देखिए डेफिनेशन, किसी भी पदार्थ होता है या विद्युत अपघट्य होता है उसके जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए मापते समय 10 के घात के रूप में, यहां पर माइनस में जो भी यहां संख्या प्रदर्शित किया जाता है वही संख्या उस विलयन का पीएच मान कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में H+ आयन की सांद्रता को मापते समय 10 के घात के रूप में प्रदर्शित ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है, उस पदार्थ का या उस विलयन का कहलाता है क्या, पीएच मान कहलाता है। यानी यहां जो भी संख्या लिखेंगे वही उसका पीएच मान कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं कि जो जल है, जल का H+ सांद्रता का मान जो है 10⁻⁷ होता है। जल के लिए H+ आयन सांद्रता जो है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। यानी सीधी सी बात है, जल का पीएच मान 7 होगा। यहां जो भी संख्या होता है वही पीएच कहलाएगा। यानी सीधी सी बात है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसमें पीएच को कर देंगे ऐसा, ठीक। तो ये मैं दोनों पक्षों का लॉग ले लेता हूं, 10 बेस वाला लॉग लेता हूं। लॉग 10 बेस पर H+ इक्वल टू लॉग 10 बेस पर
10 टू पावर ऑफ माइनस pH। तो आप जैसे सब लोग जानते हो कि log m पावर n इक्वल टू n log m होता है, जो घात की संख्या वो सामने चली आती है, तो इसी घात की संख्या को सामने ले आएंगे, तो माइनस pH log 10 बेस पर 10। ठीक, और आप सबको पता है कि log 10 बेस पर 10 इक्वल टू 1 होता है जब बेस पर संख्या और उसके है ना उसके ऊपर की संख्या दोनों बराबर हो, तो उसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है लॉगरिथम में। तो इस हिसाब से इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ पे pH बचा log 10 बेस पर h प्लस इक्वल टू माइनस ऑफ pH, माइनस से गुना कर देते हैं, तो इस हिसाब से pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस पर क्या हो गया, h प्लस। ठीक है, माइनस से गुना करूंगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इसलिए प्लस हो गया, पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिखा हूं मैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहां पर हम परिभाषा pH का एक डेफिनेशन तो यहां से दिए थे, एक डेफिनेशन यहां से हम लोग दे सकते हैं कि किसी भी पदार्थ होता है या विलयन होता है, उसका pH मान उसके जलीय विलयन में H प्लस आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ या विलयन का pH मान उसके जलीय विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर में होता है। क्लियर होगी बात आप लोगों को? किसी भी पदार्थ या विलयन का pH मान जो होता है उसके जलीय विलयन में उपस्थित H प्लस आयन सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ये हुआ pH स्केल, pH पैमाना। तो ये pH पैमाने के आधार पर यहाँ पे H प्लस आयन सांद्रता नापेंगे और H प्लस आयन सांद्रता नापने के बाद में हम उसका pH निकाल लेते हैं। तो वो pH निकलने के जब निकल जाएगा तो उस विलयन या उस पदार्थ की प्रकृति का ज्ञात हो जाता है, जो पहले मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी पदार्थ का या किसी भी विलयन का pH मान एग्जैक्ट 7 होता है तो उसकी जो प्रकृति होगी वो उदासीन होगी। जिस पदार्थ या विलयन के लिए pH मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जिस पदार्थ या विलयन की pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का pH स्केल या pH पैरामीटर। इसके आधार पर फिर और आगे जब हम लोग करेंगे बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हमारी पढ़ाई होगी तो बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और उस बफर सॉल्यूशन के हिसाब से फिर हम लोग इसमें pH और pOH जो है उसके बारे में फिर और आगे अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।